हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज में सेकंड लेक्चर है। प्रीवियसली हम लोगों ने मैथमेटिक्स का लेक्चर डिस्कस किया था। अब भी हम इलेक्ट्रॉन्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हम सीएसआईआर नेट 2019 दिसंबर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यूजिंग द सिंपल पेंडुलम। हम जी को मेजर करना चाहते हैं यूजिंग द सिंपल पेंडुलम। The length and time period of the pendulum are measured three significant figures. तो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है और किसी भी सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। और हम जी को मेजर करना चाहते हैं तो जी को हम यहां से ले सकते हैं जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर करके हमने जी को फाइंड आउट किया है। तो बेसिकली हम इस पेंडुलम का, ये मेरा कोई पेंडुलम है, इसकी कुछ लेंथ एल है और इसको हम ऑसिलेट करते हैं किसी एक छोटे से एंगल से। और ये जो ऐसे ऑसिलेट करता है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। तो टाइम पीरियड टी और लेंथ एल के बेसिस पे हम इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही किया गया है। द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आर मेजर्ड टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, द मीन वैल्यू ऑफ जी एंड द अनसर्टेनिटी। मतलब जी की वैल्यू और उसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही है, ये हम लोग जो एरर का वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली उससे रिलेटेड ही है। तो इसको मेजर किया गया तो जी की वैल्यू आपको मिली 9.82147 और जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी है वो है 0.02357। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जी। अब इनमें से जी को लिखने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मेजरमेंट किया गया है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए किया गया है। इसका मतलब जी के जो मेजरमेंट होना चाहिए उसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जी, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें देखिए तो यहाँ पे एक दो तीन और ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे। तो या तो आंसर आपका ए होगा और या आपका आंसर डी होगा। अब हमारा जो मेन काम है वो है जो डेल्टा जी है, मतलब अनसर्टेनिटी के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको फाइंड आउट करना। तो इसको पता करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते कैसे। तो इस टेबल को देखिए, अगर आपके जो नॉन जीरो नंबर्स हैं, मतलब जो जीरो हैं वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आती है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। जैसे वन वन के बीच में एक जीरो आ रही है तो 101 में ये तीनों ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिमिलरली 1001 में चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर जीरो आपका किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले आता है, जैसे कि 0.01 है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो ये दोनों जीरो हमारे काउंट नहीं होंगे, तो इसमें केवल वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिमिलरली 0.001 में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 01 में भी केवल एक सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो आता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। जैसे कि 1.0, तो ये जो पॉइंट के बाद जो जीरो आया है इसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो ये इसके अंदर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो दो होंगे। इसके अंदर आप देखेंगे 1.00 तो उसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 0.010, तो देखिए किसी नॉन डिजिट से पहले जो जीरो आते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, तो ये दोनों हमारे काउंट नहीं होंगे। वन के बाद जो जीरो आ रहा है वो काउंट होगा, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 100 पॉइंट, अब पॉइंट से पहले और नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कोई जीरो आते हैं तो वो काउंट किए जाते हैं, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली अगर हम देखें 100 100 अगर लिख रहे हैं तो इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो 100 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻², तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर इसी को हम लिखें 1.0 इंटू 10⁻², तो इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। और इसी को आप लिखें 1.00 इंटू 10⁻², तो इसके अंदर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली किस पैटर्न में आप उस नंबर को लिख रहे हैं वहीं से डिसाइड होता है कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो हमें जो डेल्टा जी दिया गया है वो है 0.02357 और हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, हमें केवल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। लेकिन किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आता है उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, इसलिए जो 0.00 है इसमें
वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, लेकिन टू और उसके बाद की जो डिजिट्स आ रही हैं उनको हम सब सिग्निफिकेंट मानेंगे। इट मींस हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें रखने हैं और 0 को हमें काउंट नहीं करना है, तो ये हमारे काउंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमें एटलीस्ट 3 डिजिट्स यहाँ से चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमें 3 चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सिंपल आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। इसमें अगर आप देखें, आपने एक एसी सिग्नल अप्लाई किया है अक्रॉस अ रजिस्टर। मान लीजिए ऐसे कोई एक रजिस्टर है आपके पास, रेजिस्टेंस आर ऑफ वैल्यू 1 ओम, और इसमें आपने कोई एक सिग्नल अप्लाई किया, वी इनपुट आप मान सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इस सिग्नल को अप्लाई करने पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेशन होगा। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सिर्फ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सिग्नल को ध्यान से देखें तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा तो हम इसको डायरेक्टली एसी सिग्नल मान लेते हैं। साइनोसॉइडल कैसा होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से चलता है। अगर ये 0 से यहाँ तक जा रहा होता तो इसको हम एसी सिग्नल मानते हैं, और एसी सिग्नल की पावर हम कैसे लिखते हैं, पावर ऑफ अ एसी सिग्नल इट इज वी आर एम एस होल स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। और लेकिन अगर ये केवल डीसी होता, अगर इसमें कोई एसी ना हो कि केवल 3 होता, तो हम लिखते पावर ऑफ अ डीसी सिग्नल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा 0 की बजाय वो 3 पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब इस एसी सिग्नल के अंदर कोई 3 वोल्टेज हमने ऐड किया। तो जो हमारा एक्चुअल जो वोल्टेज हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं वो एक एसी वोल्टेज प्लस एक डीसी वोल्टेज का समेशन। डीसी वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट की डीसी वोल्टेज है, और एसी कितनी है, एक एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 5 की हमने अप्लाई की। मींस अगर हम इनपुट वोल्टेज को लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 sin ओमेगा टी प्लस 3। अब ये 3 कंसेक्यूटिवली इसमें ऐड हो रहा होगा, जहां पे 5 इसका एम्पलीट्यूड होगा तो वहां पे 5 प्लस 3 8 हो जाएगा इस पॉइंट पे, और जहां पे इसका एम्पलीट्यूड -5 होने वाला होगा, नेगेटिव में जाएगा, वहां पे 3 ऐड होने की वजह से वो -2 पे जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इनपुट सिग्नल हमारा एक एसी सिग्नल और एक डीसी सिग्नल का समेशन। तो हमें एसी की पावर निकालने के लिए आरएमएस वोल्टेज निकालनी होगी और उसका स्क्वायर करके रेजिस्टेंस डिवाइड करना होगा, और डीसी पावर आप डायरेक्टली 3 स्क्वायर बाई 1 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एसी के लिए हमारा जो पीक वैल्यू है वो 5 वोल्ट थी, उसकी आरएमएस आप निकाल सकते हैं। आरएमएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीक वोल्टेज डिवाइड बाई √2। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है अगर एसी के अंदर, तो हम लिखेंगे वीआरएमएस स्क्वायर बाई आर, और वीआरएमएस स्क्वायर हमारा वीएम स्क्वायर बाई 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो वीएम स्क्वायर बाई 2 आर। वीएम आपका 5 है तो 25/2, तो ये आ गया 12.5। और डीसी पावर निकालनी है तो वो हम सिंपली वी स्क्वायर बाई आर कर सकते हैं। वी आपका 3 है तो 3 स्क्वायर बाई आर आपका 9 वोल्ट। तो टोटल वो पावर कितना डेसिपेशन होगा, इन दोनों का समीशन हमें करना होगा। तो 25 प्लस 5.5 प्लस 9 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21.5 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बीजेटी सर्किट के बारे में है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बायसिंग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 और R2। यहाँ पे आपका बेस है, यहाँ पे आपका कलेक्टर है, और यहाँ पे आपका एमिटर है। आपसे पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस R2 है, अगर इसको हम डिस्कनेक्ट कर, इसको हटा दें, तो जो वोल्टेज इस बेस वोल्टेज यहाँ पे जो हम लिखे हैं बीबी, और जो कलेक्टर वोल्टेज जिसे हम लिखे हैं बीसी, इन वोल्टेजेस पे क्या फर्क है। सबसे पहले अगर हम वोल्टेज लिखना चाहें, मान लीजिए कि इसमें जो करंट पास कर रहा है वो हमारा आईसी करंट है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तो 20 रहने वाली है, जिसे आप वीसीसी भी कह सकते हैं। तो अगर आप वीसी लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ से, तो आप लिख सकते हैं वोल्टेज एट द कलेक्टर इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो वीसीसी तो आपका फिक्स है, आरसी भी आपका फिक्स है। बेसिकली जो चेंज हो सकता है वो है आपका कलेक्टर करंट। तो अगर आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, इफ आप आईसी को इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली ये टर्म कम हो जाएगा, तो हमारा वीसी जो है वोल्टेज एट द कलेक्टर वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम आईसी को रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज एट कलेक्टर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा कलेक्टर करंट के साथ में कलेक्टर वोल्टेज की जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन। अब हमें देखना पड़ेगा इस R2 के बेसिस पे इस वोल्टेज VB पे क्या फर्क पड़ेगा, और इस वोल्टेज के बेसिस पे यहाँ पे VC जो वोल्टेज है उस पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो उसको देखने के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस अगर हम करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ की वोल्टेज निकाल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो इस वीसीसी का जो पोर्शन यहाँ पे चेंज होने वाला है वो आप लिख सकते हैं सिंपली R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स दिस वोल्टेज। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज एट द बेस इट विल बी VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको आप R2 को नीचे ले जाइए तो आप लिख सकते हैं VCC अपॉन 1 R1 बाई R2 प्लस 1। क्वेश्चन था अगर हम ये हमारे पास यहाँ पे R1 लगा हुआ था, ये हमारे पास V वोल्टेज V था और यहाँ पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है। ऊपर हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई है वो है VCC। अगर हम R2 को रिमूव करते हैं, अब किसी रेजिस्टेंस को रिमूव करने का क्या मतलब हुआ, इसको रिमूव करने का मतलब हमें यहाँ से हटाना है। तो ये जो ब्रांच है वो कैसी हो जाएगी, एक ओपन सर्किट बन जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब हम इस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना रहे हैं और इस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम R2 को इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को आप देखिए R1 बाई R2, अगर ये R2 आपका इनफाइनाइट है तो ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जो वोल्टेज एट बेस आ रही है वो सिंपली VCC हो जाएगी। इट मींस अगर हम R2 को बढ़ाते हैं तो हमारा जो वोल्टेज एट द बेस है वो बढ़ रहा है। तो पहला रिलेशन हमें मिल गया R2 बढ़ाने से या फिर R2 हटाने से हमारा बेस का वोल्टेज बढ़ने वाला है। अब हमें देखना पड़ेगा कलेक्टर की। तो सबसे पहले तो हम एमीटर की वोल्टेज लिख सकते हैं। एमीटर की वोल्टेज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो बेस की वोल्टेज है उसमें से एक BBE बेस एमीटर वोल्टेज आप रिड्यूस करेंगे तो आपको एमीटर की वोल्टेज मिल जाएगी। तो एमीटर की वोल्टेज आप लिख सकते हैं BB माइनस BB। अप्रोक्सीमेटली हम एमीटर करंट को लिख सकते हैं VE बाई RE। VE बाई RE यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा ये होगा VE बाई RE। और अगर हम मान लेते हैं कि बीटा काफी हाई है तो जो हमारा IC है वो अप्रोक्सीमेटली IE के बराबर ही। तो IC हमारा IE के बराबर हो गया। और अब अगर हम VCC की एक्सप्रेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं VCC माइनस ICR। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में जो IC की वैल्यू है वो VE पे डिपेंड कर रही है और जो VE की वैल्यू है वो VB पे डिपेंड कर रही है। R2 हमारा बढ़ाने से VB इंक्रीज करता है, VB इंक्रीज करेगा तो ये VE भी इंक्रीज करेगा और VE इंक्रीज करेगा तो हमारा जो IC करंट है ये इंक्रीज करता है। इट मींस इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस R2 द करंट कलेक्टर करंट विल इंक्रीज। और कलेक्टर करंट अगर इंक्रीज करता है तो इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि जो हमारा कलेक्टर वोल्टेज है VC वो आपका रिड्यूस कर जाएगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए जो बेस वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगा और जो कलेक्टर वोल्टेज है वो रिड्यूस करेगा। सो BB will increase and BC will decrease, आंसर will be D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप ऐसे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है और सब्जेक्टिव टेस्ट भी है। ये टेस्ट सीरीज का आपको काफी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें हमने डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है जो आप काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप पेमेंट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट्स के बारे में है। यहाँ पे देखिए एक गेट है G1 गेट और एक गेट यहाँ पे है G2 गेट जो कि अननोन है, हमें उसका नेचर नहीं पता है। यहाँ पे एक गेट है NOR गेट जो हमें दिख रहा है। आपसे पूछा गया है कि ये जो गेट G1 और G2 है वो क्या होने चाहिए ताकि जो Y की एक्सप्रेशन है वो AB प्लस C बार D बार आपको मींस इन गेट्स को हम क्या रखें कि हमें AB प्लस C बार D बार हमें मिल जाए। अब अगर आप देखें इस गेट पर जो इनपुट आने वाला है वो C और D वाला इनपुट तो इस साइड से ही आएगा और जो A इंटू B का इनपुट है वो इस साइड से ही आएगा। इस ब्रांच में A B इनपुट्स हैं और इस ब्रांच में C D है। तो इट मींस यहाँ पे जो हमें मिलना चाहिए वो A इंटू B होना चाहिए और यहाँ पे जो हमें मिलना चाहिए वो C बार D बार होना चाहिए। अब ये गेट क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड करने का ही तो काम कर रहा है। ए बी को ऐड किया C बार D बार के साथ। इसका मतलब ये गेट G2 जो है वो क्या होना चाहिए, सिंपल OR गेट। OR गेट होगा तो क्या होगा, ये दोनों इनपुट्स को ऐड कर देगा। तो ये पहला इनपुट इसमें आएगा यहाँ पे इस साइड से AB और इस साइड से दूसरा इनपुट आएगा C बार D बार और ये ऐड होके हमें यहाँ पे Y मिल जाएगा AB प्लस, मैं फिर से लिख देता हूँ, Y विल बी AB प्लस C बार D बार मिल जाएगा। तो फर्स्ट ये जो गेट G2 है वो हमारे पास OR गेट होना चाहिए, OR गेट। तो आपका जो ऑप्शन G2 के लिए है वो OR गेट आएगा। या तो आंसर आपका B हो सकता है या आंसर आपका D हो सकता है, आंसर A और C तो नहीं हो सकते।
इस तरीके से आप आंसर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हो एग्जाम में। तो गलत होने के चांसेस कब रहते हैं कि अब आपने 50% प्रोबेबिलिटी हटा दी, मतलब इस क्वेश्चन में 50% चांसेस हट गए, आपके जो आंसर आएगा वो या तो बी या डी में से आएगा। तो अगर आप एक भी आंसर लगा के आओगे तो उसके सही होने की 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हमें देखना है कि ये जो गेट G1 है वो नॉर गेट होगा या नैंड गेट होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए भी चाहिए, लेकिन इस गेट के इनपुट पे क्या आ रहा है, यहाँ देखिए ए को हमने एक नॉट गेट से पास किया तो यहाँ पे इनपुट में आ रहा है ए बार, और इसको भी नॉट गेट से पास किया तो इस इनपुट पे हमें मिल रहा है बी बार। तो ए बार बी बार अगर हम किसी गेट को इनपुट दें और हमें ए भी मिल जाए तो ऐसा कौन सा गेट हो सकता है। देखिए अगर हम नॉर गेट को देखते हैं तो नॉर गेट क्या करता है, दोनों इनपुट्स को ऐड करता है और उसका वार करता है, यही करता है नॉर गेट। अब आपको डिवर्जेंस लॉ पता है, डिवर्जेंस लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी का अगर हम होल बार कर दें तो ये हमारा a बार इंटू बी बार के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम a इंटू बी का होल बार कर दें तो ये हमारा a बार प्लस बी बार के बराबर होता है। और एक और एक्सप्रेशन होती है कि अगर हम किसी इन्वर्टेड इनपुट का फिर से बार कर दें, ए बार का बार कर दें तो वो एग्जैक्टली ए के बराबर आता है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज अगर हम करें, यहाँ पे अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो हम इसे कह सकते हैं ए बार का होल बार प्लस है तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके, इनटू बी बार का होल बार। ए बार का बार करेंगे तो ये ए आएगा और बी बार का बार करेंगे तो ये बी आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इस ए बार बी बार को किसी नॉर गेट से पास करेंगे तो ये हमें ए भी देगा। तो इसका मतलब G1 गेट कैसा होना चाहिए, एक नॉर गेट होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में G1 हमारा नॉर होगा और G2 हमारा और होगा, आंसर विल बी बी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे एक ऑपएम्प सर्किट दे रखा है जिसमें दो कैपेसिटर हैं C1 C2 और एक रजिस्टर है फीडबैक रजिस्टर R1, इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑपएम्प सर्किट है वो किस फिल्टर की तरह काम करता है, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब इसको देखने के लिए हमें इसकी जनरल एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी, हमें बी आउट बाई बी इन की एक्सप्रेशन निकालनी होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये एक नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल हमने ग्राउंड कर रखा है, तो ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन जनरल आपको याद होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हमारा Z1 कोई इम्पीडेंस लगा रखा है तो ये हमारा कोई ऑप एम्प है जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो हमने ग्राउंड कर रखा है। यहाँ पे हम इनपुट Vi लगा रहे हैं सॉरी, और इसका फीडबैक जो इम्पीडेंस है वो Z2 है और यहाँ पे हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं वी आउट। तो वी आउट को हम लिखते हैं वी आउट इज इक्वल टू, या फिर वी आउट बाई वी इन इज इक्वल टू माइनस Z2 बाई Z1 माइनस टाइम्स फीडबैक इम्पीडेंस डिवाइड बाई इनपुट इम्पीडेंस। अब आपको Z1 निकालना होगा। Z1 क्या है, इस R1 और C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा Z2, और ये सिंपली जो C1 है इसको हम सिंपली Z1 कह सकते हैं। तो हमें सिंपली ये करना है, इसका नेट निकालना है और इसका भी नेट निकालना है, उनको डिवाइड करना है, तो हमें ये V2 बाई सॉरी वी आउट बाई वी इन की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। लिखते हैं इसको, ओके। देखिए एक्सप्रेशन आएगी माइनस ZF बाई Z1। ZF कैसे लिखेंगे, इन दोनों का आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। इसका इंपीडेंस क्या होगा, इसका इंपीडेंस आप मान सकते हैं XC2 और इसका इंपीडेंस आप मान सकते हैं XC1। तो ये हो जाएगा, देखिए पैरेलल में क्या लिखते हैं, R1 into XC2 डिवाइड बाई R1 plus XC2 और Z1 सिंपली आप लिख सकते हैं XC1। तो ये हो जाएगा माइनस R1 XC2 अपॉन R1 plus XC2 डिवाइड बाई XC1। अब इस XC2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस टाइम्स R1 अपॉन R1 प्लस R1 डिवाइड बाई XC2 प्लस 1, और ये आप लिख सकते हैं XC1। अब देखिए अगर कोई कैपेसिटर आप लगा रखे हैं जिसका कैपेसिटेंस C है तो इसका जो कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लिखते हैं XC, उसे हम लिखते हैं 1 बाई J ओमेगा C। तो उसी तरीके से आप XC1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई J ओमेगा C1, और इसी तरीके से आप XC2 लिखेंगे तो ये होगा 1 बाई J ओमेगा C2। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, ये जो
1 बाई जे ओमेगा C1 है वो ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आएगा जे ओमेगा C1 R1 C2 R2। तो ये आप लिख सकते हैं माइनस R1 जे ओमेगा C1 डिवाइड बाई R1 जे ओमेगा C2 प्लस 1। अब इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनका आप एम्पलीट्यूड और फेज के टर्म्स में लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर आपके पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका रियल पार्ट x है और जिसका इमेजिनरी पार्ट y है, तो उसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू फेज के टर्म्स में। तो फेज आप मान लीजिए इसकी आयटा थीटा है, तो इंटू फेज मान लीजिए आयटा थीटा। तो उस एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अगर आप लिखें, देखिए इस माइनस की वजह से हमें माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा वन लिखा है। ये जो जे ओमेगा C1 है इसका फेज हमने थीटा वन मान लिया है। सिमिलरली नीचे वाली एक्सप्रेशन का फेज हमने थीटा टू माना है और इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस R1 जे ओमेगा C2 होल स्क्वायर। ये पूरा एम्पलीट्यूड है, ये पूरा फेज है। हमें अगर एम्पलीट्यूड ही देखना है केवल तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस ओमेगा से कैंसिल करें, यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर आएगा और वो ओमेगा ऊपर वाले ओमेगा को कैंसिल कर देगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास वी आउट बाई वी आई। अब हमें देखना है कि ये हमारा लो पास फिल्टर है कि हाई पास फिल्टर है या फिर कौन सा फिल्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा ओमेगा काफी कम है, ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, तब ये हमें आउटपुट पे क्या देता है। अगर हम देखिए यहाँ पे ओमेगा जीरो करेंगे तो ये 1 बाई ओमेगा इनफाइनाइट हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जब हमारा फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं तब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो मिल रहा है, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है। और अगर हम ओमेगा को इन्फिनिटी रखें एट ओमेगा टेंडिंग टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, तब ये 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो हमें आउटपुट पे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी C1 बाई C। इसका मतलब ये सर्किट हमें हाई फ्रीक्वेंसीज पे तो आउटपुट देता है लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज पे आउटपुट नहीं देता है। तो अगर आप आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें, आपको वी आउट बाई वी इन लिखना चाहें विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, तो लो फ्रीक्वेंसीज पे तो ये हमें जीरो मिल रहा है और जब हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं तब ये हमें कुछ आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे कुछ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं ओमेगा नॉट, उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर रहा है और उसके सारी बाद की फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ कर रहा है। तो इट इज एक्टिंग एज ए लो पास फिल्टर, सॉरी इट इज एक्टिंग एज ए हाई पास फिल्टर, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है और लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायोड सर्किट है जिसमें जो करंट की एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, फॉरवर्ड करंट की एक्सप्रेशन वो है I इज इक्वल टू K T टू द पावर अल्फा E टू द पावर माइनस EG बाई KBT इंटू एक्सपोनेंशियल EV बाई KBT माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन में जो EG है वो बैंड गैप है, V जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड है, T इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑपरेटिंग डायोड एट रूम टेम्परेचर, नियर रूम टेम्परेचर दे रखा है, अल्फा की हमारी कांस्टेंट है और हम इस डायोड को एज ए थर्मल सेंसर यूज करते हैं। अब कह रहे हैं कि इफ V इज मेजर्ड यूजिंग एन आइडियल वोल्टमीटर टू एस्टिमेट T। हमने V को कैलकुलेट किया और हम इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक थर्मल सेंसर हम यूज कर रहे हैं इस डायोड को। तो उस T की जो हम अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन अगर लिखें तो वो किस तरीके से होगी। ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, इसको अगर लिनियराइज करके किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो वो किस तरीके से आएगा, ये हमसे पूछा। तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म्स के फिर हम यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये हमारी एक्सप्रेशन थी, इसमें अगर हम इस टर्म को एक्सपोनेंशियल टर्म को एक्सपेंड करें, लीनियर टर्म्स को हम रखेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म्स और बाकी के क्यूबिक टर्म्स को हम हटा देंगे। तो उसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस EV बाई KBT। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन आपको सभी को पता होगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं, केवल ये स्टार्टिंग के जो लोअर ऑर्डर टर्म्स 1 डिग्री टर्म्स हैं उनको रख रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स हम लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको 1 प्लस एक्स लिखा। तो ये 1 और माइनस 1 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगी। यहाँ से आप EV बाई KBT निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो EV बाई KBT आपके पास आ जाएगा I टाइम्स T टू दी पावर माइनस अल्फा, इधर जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, इसमें से माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो E टू दी पावर EG अपॉन KBT अपॉन K। फिर से
ये भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और फिर से हम केवल लीनियर टर्म्स को रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ईजी बाई केबीटी। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए ईबी बाई केबीटी इक्वल्स टू दिस टर्म, तो हम पूरा ये जो टर्म है ई अपॉन केबीटी इसको इधर साइड में भेजेंगे, तो v इक्वल्स टू हम लिखना चाह रहे हैं, तो v इक्वल्स टू हम लिखेंगे तो केवल t वाले टर्म्स को रखना है, बाकी टर्म्स को हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू a टाइम्स t टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस b टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फा। अल्फा भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अल्फा को 0 मान लें तो ये एक्सप्रेशन हमें जो मिलेगी वो हो जाएगी v इक्वल्स टू a टाइम्स t प्लस b। a अगर अल्फा अगर हमारा 0 है तो t टू द पावर 0 1 होता है, तो v की एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगी at प्लस b। ये हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगी वोल्टेज की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ द डायोड। तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन बी, at प्लस b। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इन लिंक्स पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। हम लोग डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डाल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो आपको एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। आप उन क्विज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन दिस एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक।